Hello guys, welcome you all to my YouTube channel Physics Mantra. I'm Dr. Preeti. So आज अपन सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि होंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो देखिए, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो बात करें तो पहले भी मैंने बताया हुआ था, सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग, जस्ट आपको एक वेक्टर का जिसका आपको माइनस के साथ में वेक्टर दिया हो उस वेक्टर का डायरेक्शन आपको चेंज करना है। दैट्स इट। चेंज इन द सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन जो दिया हो गया हो उसका जस्ट ऑपोजिट आपको कर देना है, एंड दैट इज माइनस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, और फिर सारा कुछ वही रहेगा जो एडिशन में रहता है। सो ओके, सो नाउ स्टार्ट। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन। सो क्या होता है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपका ये आपका एक परपेंडिकुलर आप दो वेक्टर ले लेते हो कुछ ऐसे, ठीक है, या जैसे भी अगर पैरेललोग्राम के थ्रू लेना चाहते हो या अपना ट्रायंगुलर मेथड से यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें अपने देखा था कि अगर एक आपका 3 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा आपका 5 होगा, है ना। तीसरा वेक्टर आपका 5 होगा। तो लेकिन अब आप ये देखो कि अगर रैंडम मैं आपको एक एल्जेब्रिक मेथड से मैं आपको दे दूं कि भाई 3 और 4 को आप ऐड करो, कितना आता है? 7 आता है ना। तो भैया ये 5 किधर से आ गया? तो मैंने बताया था जब मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रही थी, मैंने बोला भी था कि ये जो वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ है, वेक्टर के केस में जो भी होता है वो ज्योमेट्रिक मेथड से होता है। ठीक है, वो ज्योमेट्रिक मेथड से होगा, वो आपका एल्जेब्रिक मेथड से नहीं होगा। इसलिए आपका पहला पॉइंट मैंने कलर एक मिनट में ज़रा चेंज कर लूँ। तो हाँ, आप ये देखिए कि वो जो है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है एल्जेब्रिक मेथड से नहीं होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक में आप रैंडम जब कैलकुलेशन करते हो तब यूज़ करते हो। ज्योमेट्रिक मेथड आपका जो यूज़ होगा वो होगा वेक्टर के केस में। ये हमेशा आप याद रखो, क्योंकि वेक्टर एडिशन इतना आसानी से नहीं होता कि आप सोचो कि 2 नंबर दिए गए आपने ऐड कर दिया और हो गया, वैसा नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी जिसमें शायद कुछ V1 दिया गया था और V2 दिया गया था, और आपको बोला गया था कि डेल्टा V निकालना था, मतलब वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना था, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना था। तो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में सेटअप किया था V1 और V2 का, और उनका जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट निकाल दिया था, और मैंने बोल दिया था कि ये आपका हो गया। तो यार देखो, अब पूछा तो गया चेंज इन वेलोसिटी और मैं निकाल रही हूँ रिजल्टेंट, तो कैसे, मतलब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकल रहा है और इधर पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, तो कैसे हो गया? तो इसलिए ही आपसे, और चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया था। तो चेंज इन वेलोसिटी वैसे देखा जाए तो होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है आपका जो V2 दिया गया है वो, उसमें से आप -V1 कर दो, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि V2 प्लस ऑफ -V1 हो गया, लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखो फिर से एडिशन ही तो हो गया, मतलब V2 में आप -V1 वाले वेक्टर को जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, आप जब ये एडिशन कर रहे हो V2 और -V1 का, मतलब 2 वेक्टर्स का आप एडिशन कर रहे हो और उसका रिजल्टेंट आपको जो मिल रहा है वो निकाल रहे हो। तो ये डेल्टा V इक्वल ही तो ये था, डेल्टा V इक्वल टू ही तो था V2 -V1, और V2 -V1 को आपने ऐसे लिख लिया। तो यही तो आपको हो गया था, यही हो गया था आपका डेल्टा V, और इसी को ही अपन बोल लेंगे कि ये क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ किसका, V2 और किसका, -V1 का, ठीक, क्योंकि आपने जो 2 वेक्टर ऐड किए हैं वो थे V2 और -V1 नहीं थे, -V1, क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज था, इसलिए आपने उसके साथ माइनस लगाया था और उसको ऐड कर दिया नॉर्मल मेथड से, और उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो यानी कि यहाँ पे इस केस में रिजल्टेंट इक्वल टू डेल्टा V हो गया था। तो जब डेल्टा V पूछा गया तो इसमें ऐसा कोई सोच में नहीं पड़ जाना है कि डेल्टा V पूछा गया आप कैसे निकालें,
क्योंकि ये तो वेक्टर है, नॉर्मली तो अपन सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपने इसमें पैरेललोग्राम मेथड या ट्रायंगल मेथड लगा के निकाल लिया था, और इसी को आपने बोल दिया था कि ये है भैया डेल्टा वी। ठीक, तो मतलब रिजल्टेंट जो निकाला वही हो गया डेल्टा वी। इसीलिए ऊपर ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट में कि जो एडिशन है ऑलवेज शोज रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। जो भी आपको रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का आप ऐड करोगे, उसका रिजल्टेंट निकल आएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है अभी? तीसरा पॉइंट है द वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब वही है कि कोई ऐसा डिपेंडेंसी एक दूसरे पे नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी दिया गया होगा तो दैट इज सो डिफरेंट। सो ऐसी कोई डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पे नहीं है। ठीक है, और ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्या, कि वेक्टर एडिशन ऑलवेज क्या होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब, इसका मतलब मैंने बताया था कि एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तो अगर ए में बी को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा जब बी वेक्टर में आप किसको ऐड करोगे? ए को। ठीक, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और जो कि दिखाता है आपका कौन? एडिशन। एडिशन जब आप करते हो तो ऑलवेज शो करता है आपका कम्यूटेटिव। तो कोई भी दो वेक्टर होंगे, मैंने आपको ये एक डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि जब a में आप b को ऐड करोगे तो वो इक्वल, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट सेम होगा जब आप वेक्टर b में a को ऐड करोगे। और इसका एक फॉर्मूला मैंने जो बताया था, एक जो रूल बताया था, वो यही बताया था कि जब ऐड करना हो तो हमेशा पहले वेक्टर में जिसमें बोला गया है, लाइक ए में बी को, तो यानी ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो ए का हेड और दूसरे वाले वेक्टर को जिसको जोड़ना है, तो ए में किसको जोड़ना है? बी को। किसको जोड़ना है? बी को। तो ए के हेड में बी के टेल को मैंने कनेक्ट कर दिया था। ठीक, और फिर ये तो कनेक्शन का हो गया था, तो सेटअप हो गया था। इसके बाद जब रिजल्टेंट निकालना था तो उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? अब जब रिजल्टेंट निकालने की बारी आई, जब आर निकालना हुआ था, तो मैंने क्या किया था? ए के जो पहले वाला जहाँ शुरू किया था उसकी टेल से लास्ट वाला यानी कि बी तक गए थे, बी के हेड को जाके कनेक्ट कर दिया। बस ये हो गया था हमारा फाइनल रिजल्टेंट। और वैसे यहाँ पे बी प्लस ए के केस में क्या किया था? यहाँ पे बी पहला हो गया, क्योंकि बी में आपको ए को जोड़ना है, बी में ए को जोड़ना है, तो वेक्टर बी आपको पहला मिल गया था। यानी कि अब इस केस में क्या होगा? इसका हेड आप लोगे और इसके हेड में इसकी टेल आप कनेक्ट कर दोगे, और जब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, इसके टेल से शुरू करोगे और इसके हेड तक जाओगे, रिजल्टेंट निकल आया। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा था वेक्टर, वो दोनों का सेम था, दोनों का सेम था। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो शो करेगा कौन? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखा मैंने। एट वॉट एंगल शुड दी टू फोर्स वेक्टर्स 5n और 12n, यानी कि दो वेक्टर आपको दिए गए हैं F1 और F2, वैल्यू दी गई है, उसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया दैट इज 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, राइट। और उन दोनों को जोड़ा गया, तो ये लिखा हुआ है कि एट वॉट एंगल शुड दी टू फोर्स वेक्टर्स 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 30 न्यूटन। ओके, सो ये पूछा गया है कि यार आपको गिवन है कि एक वेक्टर आपका 5n हो गया, एक फोर्स वेक्टर, और फोर्स वेक्टर मतलब फोर्स जो क्वांटिटी मैंने बताई थी वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी। तो फोर्स वेक्टर जो है एक हो गया, लेट्स से ए मान लिया मैंने, एक ए मान लिया जो कि 5 न्यूटन है, और बी एक मान लिया जो कि 12 न्यूटन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आर जो है वो 13। अच्छा, यहाँ पे क्या किया इसने? रिजल्टेंट भी दे दिया है। ये 5 दिया था, एक F1 एक F2 की वैल्यू दी थी, एक दे दी R। अब पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो थीटा है वो क्या होगा। ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड दी टू फोर्स वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ये था बी एडेड, यानी कि दो वेक्टर्स को कौन से एंगल पे जोड़ा जाए
कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिले कितना 13 न्यूटन। ठीक है, सो देखो वैसे तो बेसिक मेथड बेसिक तरीके से देख लो अगर, तो देखो सीधा सीधा पता है, मैं पाइथागोरस की तरफ अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो 5 का आप स्क्वायर कर दोगे तो 25 मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 169 और इसका रूट निकाल लोगे तो आ जाएगा 13। यानी कि ये कुछ ऐसा बन रहा होगा परपेंडिकुलर टाइप, ये जस्ट मैं एक रफ एक बता रही हूँ आपको, कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक की 5 हो जाएगी और एक 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, सो ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा, और ये कब होगा, एक रैंडम अगर मैं एक आंसर गेस करने की बात करूं, जो तुरंत आपको रिजल्ट अगर निकालना हो, तो देखो ये तभी तो होगा जब पाइथागोरस लगा रहोगे। और पाइथागोरस किस पे लगाओगे, जब ये एंगल कितना होगा 90, परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर होंगे तब ना। अच्छा, सो थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है। अच्छा चलो फिर देखते हैं, दो वेक्टर दे रहते हैं ए और बी, तो मैंने लगा दिया, एक ए लगा दिया, एक इधर बी लगा दिया, दोनों के बीच का एंगल आपका 90 है। और ये पॉइंट देखो कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक, सो टेल टू टेल जब मैच हो रही थी तो यहाँ पे बन गया पैरेललोग्राम वाला, यहाँ पे मेथड लगा देंगे और ये हो जाएगा इसका क्या, रिजल्टेंट, ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया एक डायग्राम की बात। अब फॉर्मूले पे आते हैं, जब ऐसी कंडीशन थी और अपन ऐड कर रहे थे दो वेक्टर्स को इस मेथड से, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था। तो अब इसकी वैल्यू रख लो यहाँ पे, आप आर की वैल्यू दी गई 13, ये 5, 12 और ऐसे ऐसे वैल्यू आपने रख ली डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्या निकालना था, आपको थीटा ही निकालना था, तो यार डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच जाओ, फॉर्मूले पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो रहा कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप 25-50 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तुरंत आइडिया लगता है कि यार 5 और 12 और 13 दिया गया है, तो 5, 12, 13 तो ऐसे ही सेट हो सकता है जब दो वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे होंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आपका आ जाता है थीटा इक्वल टू 90। बट एनीवेज मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे निकाला। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाया जो लगा रहे थे हम, तो क्योंकि आपको आर दिया गया था, ए दिया गया था, बी दिया गया था, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो यही वाला फॉर्मूला सही बैठेगा और आपने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए और थीटा इक्वल टू 90 आ गया। सो ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो ये शुरुआत में सब चीज़ें पढ़ती हैं कि आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़े एंड ऐसा है, लेकिन जब वो चीज़ प्रैक्टिस में आपकी आ जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। आपको अगर ऑब्जेक्टिव आंसर्स दिए गए हैं तो आपको समझ में आ जाए कि कौन से 3 गलत हैं और कौन सा एक आपका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, सो ये रहा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज 1, यानी यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है कि जिसका जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, 1। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है तब, और देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, अगर कोई यूनिट वेक्टर्स हैं दो, उनका सम आप कर रहे हो तो वो भी 1 आ रहा है, यानी उनका रिजल्टेंट भी कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको उन दोनों का डिफरेंस कितना, यानी a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर उस केस में, वो निकालना है। a प्लस बी आपको दिया गया, a माइनस बी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहुंच गई वापस से अपने फॉर्मूले पे, कौन सा था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा था दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में थीटा जैसी कोई बात नहीं की गई है, थीटा जैसी कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँचना भी क्यों है, ये तो हम डायरेक्ट, अगर ये देखा जाए कि हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ए अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। अब वैल्यू रख दो आप, a प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है कि दो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है एडिशन की, ऐड करने के बाद वो हो जाएगी 1, यानी इनका रिजल्टेंट है कितना, 1, यानी a प्लस बी की वैल्यू है 1। a प्लस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रख ली,
मॉड ऑफ ए दोनों यूनिट वेक्टर थे तो उनका खुद का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 1 होगा, तो 1 + 1 + 2ab, तो 2ab, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2ab, ठीक है, और -1, अब ab = -1/2, ठीक है। ये यहाँ से मैंने, ये ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट भी निकल आएगा। ये -1/2 कर लो, फिर डायरेक्ट यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर का करके भी ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऐसा आ गया, फिर a-b, ab की वैल्यू आप -1/2 निकाल लाए हो, वो यहाँ पे रख दो। ये पहली इक्वेशन आपकी ab की वैल्यू निकल आई थी, दूसरे में आपने ये रख दी, यहाँ की वैल्यू आ गई 3। a - b का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपने निकाला था, मोड का स्क्वायर निकाला था, वो था 3 आपका। सो a - b कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा √3। दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What is the net force on the particle if it is simultaneously acted upon by two forces, 4 न्यूटन and 3 न्यूटन। देखो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन की दो फोर्स हैं, ठीक है, ये दो फोर्स हैं आपके, जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये डायरेक्शन है आपकी। तो इसमें पूछ रहा था कि आपका नेट फोर्स जो होगा ऑन द पार्टिकल वो कितना होगा, ठीक, नेट फोर्स कितना होगा। तो इसमें देख लो आप क्या करना है, दो फोर्स हैं आपके, अगर आपको कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं दी गई, कुछ भी नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं ना वो कौन से डायरेक्शन में है क्या नहीं है ना, ये चीज़ आपको पता नहीं है। तो क्या आप क्या करोगे, आप ये वेक्टर बनाने लगोगे, लेकिन यार ये बताओ ये वेक्टर कैसे बना लोगे, आपको कुछ डायरेक्शन तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप उसमें पाइथागोरस लगाते और ऐसा करते, वो सब तो दिया नहीं गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ऐसे देख लो, कैसे देख लो, दो वेक्टरों की बात की गई है कि भैया ये वेक्टर्स हैं और एक चीज़ पे काम, तो या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, और या तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल होंगे, एक ही लाइन पे काम कर रहे होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, और या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो बस आगे आंसर क्या आ गया कि जब एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तो यानी कि दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो दोनों का एडिशन, तो दोनों का मोड आपको दिया गया, दोनों का मोड दिया गया, यानी कि 4 और 3 आपको ये दिया गया था वैल्यू, 4 और 3 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो टोटल फोर्स आपका आ रहा था 7 न्यूटन, ठीक। और जब एक दूसरे की अगेंस्ट काम कर रहे थे तो 4 न्यूटन एक था और एक 3 न्यूटन था, तो ये कितना रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1। भाई अगर ये जो होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो ये अगर 4 होगा तो ये 3 होगा, तो ये प्लस डायरेक्शन में हो गया, ये माइनस डायरेक्शन में हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 1। यानी कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रिजल्टेंट आएगा 7 और दूसरा क्या हो सकता है, 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ द मैग्नीट्यूड if the magnitude of the resultant force of two forces is lesser than the magnitude of the larger force, then ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 4, इसमें से आपको बताना है क्या सही होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड एक रिजल्टेंट फोर्स है, किसका रिजल्टेंट, दो फोर्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो इन दोनों फोर्स वेक्टर्स में से जो बड़ा वाला फोर्स वेक्टर था उससे छोटा आता है। मतलब दो वेक्टर आपके पास हैं, किसी का मैग्नीट्यूड छोटा है और किसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक। तो मान लो एक मान लो 3 है, दूसरा मान लो 4 है, तो बोल रहा हूँ उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट इन दोनों में से जो बड़ा था, यानी कि 4 वाला, दो वेक्टर जो 4, 3 और 4 मैंने बताया, तो 4 वाला जो बड़ा हो गया, तो वो बोल रहा है जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो अगर बड़े वाले से छोटा है, यानी कि जैसे ये पर बनाते हैं, मान लो एक 3 था एक 4 था, ये दो वेक्टर थे मेरे पास में, इसका रिजल्टेंट बोल रहा है जो आएगा अगर वो यानी बड़े वाले से छोटा होता है, यानी कि लेस देन 4 हो, आर की वैल्यू लेस देन 4 आए, तो पूछ रहा है अगर ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो
जिनका रिजल्टेंट है उनमें से जो बड़ा वाला वेक्टर था उससे छोटा आता है, अगर ये रिजल्टेंट की वैल्यू छोटी आती है बड़े वाले वेक्टर से, तो इन चार में से कौन सी कंडीशन सही होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अगर आप देख लो, आपके दिमाग में अगर आ जाएगा तो आप यही सोच लोगे सेम चीज़ कि यार इधर ए है, ये 3 होगा, ये 4 है, तो ये तो 5 आएगा, तो ये 5 आएगा, तो भैया ये तो आप देख लो ना, पहला 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 ऑप्शन ही देख लो आप। पहला ऑप्शन दिया गया है फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्सेज अगर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो आप पाइथागोरस लगाओगे और लगा के निकाल लोगे, तो ये वैल्यू तो यार आएगी 5। तो भैया इस केस में ये रिजल्टेंट 4 से छोटा तो है ही नहीं, यानी कि ये रॉन्ग, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कट। ठीक है, दूसरा, फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्सेस जो हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक, तो अब देखो दो फोर्स लगे थे, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन जो कराया था वो भी सेम ही था। एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा हो जाता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। और जब एंटी पैरेलल यानी कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तब क्या हो जाता है, तब उनका रिजल्टेंट जो आता है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो यार देख लो सेम ही चीज़ तो हो गई यहाँ पे। अगर मान लो, चलो मान लिया सपोज कि 4 और 3 दो वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है 7। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं 4 और 3, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 4 - 3 = 1। तो देख लो इस केस में जो रिजल्टेंट आया वो बड़े वाले वेक्टर से कम आया ना, एक जो है आपका, एक जो रिजल्टेंट आया वो कम है ना 4 से, बस हो गया। यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही होगा ये वाला, कि आपके जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तभी इसी केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, इसी केस में आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा बड़े वाले वेक्टर से कम आएगा। ओके, ठीक है। सो दूसरा कर लेते हैं। ये मैंने आपको इधर पे करके भी दिखाया हुआ ये चीज़, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फोर्सेस आर F1 है F2, दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, दो फोर्स वेक्टर दिए गए हैं, F1 और F2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंडीशन आपको दे दी गई कि वेक्टर आपके जो हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो आपका ये आपका ये केस हो गया। ये मैंने आपको दे दिया कि आपका एक वेक्टर F2 हो गया, एक वेक्टर F1 हो गया, और आपका जो ये डायरेक्शन ये जो एंगल आ रहा है वो हो गया 90, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एक ही बॉडी पे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, लाइक ऐसे समझ लो कि ये आपका एक ब्लॉक है और एक फोर्स इसमें इस तरफ लग रहा है और दूसरा बंदा उसको इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा है कुछ, ठीक। अच्छा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज गिवन बाय। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है यार कौन सा सही है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिर से वही देख लो, पिछले कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हो ऐसे। जब दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक, तो अगर आप फॉर्मूला लगाते भी हो ये वाला, तो आप डायरेक्ट देख लो कि cos 90 कैसा हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 हो जाएगा जब 0। cos 90 क्यों रखा है, क्योंकि जो थीटा रखते हैं इस फॉर्मूले में वो थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 0। जब ये 0 हो जाएगा तो आपका जो F है, फाइनल फैक्टर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो बचेगा, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर जो बनेगा वो हो जाएगा ये √F1² + F2², वो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ये आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको गिवन है, इफ mod of A - B = mod of A = mod of B, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। अगर ये कंडीशन दो वेक्टर के बीच में दी गई है तो आपको निकालना है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स A एंड B, राइट।
ओके, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 30, 60 एंड 90। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए जो आपको जो गिवन होता है क्वेश्चन में, अपन क्या करते हैं पहले यही निकाल लेते हैं कि गिवन क्या है और एक चीज़ देखते हैं पूछा क्या गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब अनोखे रास्ते पे नहीं चल देना है कि कुछ भी सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अपन को देखना होता है कि रिलेशन क्या निकल रहा है गिवन और जो आपको पूछा गया है उसमें। ठीक है, सो आप इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो इसमें देखिए, तो आपको गिवन था a माइनस बी, आपने a माइनस बी डायरेक्ट रखा। अब करें क्या इसे a माइनस बी का, तो यार देखो पूछा गया था एंगल थीटा। ठीक, जब थीटा पूछा गया है तो भैया उसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो जो आर स्क्वायर वाला होता है, वो रिजल्टेंट जो निकालते हैं वैसा। तो ये a माइनस बी तो किसी का रिजल्टेंट ही है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है ना कि ये a वेक्टर में ऐड किया गया है किसको, माइनस बी को, ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना। तो बस मान लो ऐसा कुछ है, तो ये हो गया इस चीज़ का रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का मैंने मोड का स्क्वायर निकाल लिया और ये हो गया आपका फॉर्मूला लगा दिया, -2ab cos थीटा हो गया इसमें। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वेक्टर है वो माइनस है, देख लो आप, ये ध्यान देना, a माइनस कर रहे हो, दूसरा वेक्टर आपका माइनस है, आप a में किसको ऐड कर रहे हो, माइनस b को। अगर b को ऐड करते तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, तब यहाँ पॉजिटिव हो जाता, साइन आपका प्लस हो जाता, बिकॉज माइनस है तो इसलिए -2ab cos थीटा लगेगा यहाँ पे। और आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन दी गई थी a माइनस बी इक्वल टू a। तो मैंने क्या किया है, जब सारे ही इक्वल हैं तो पूरे फॉर्मूले में इसमें से कोई भी एक चीज़ उठा के रख लो तो सॉल्व हो जाएगा। सो मैंने सारी जगह ही a लगा, मतलब सब कुछ इक्वल था तो मैंने सारी जगह ही ये a रख दिया है। ठीक, ये a सारी जगह रख दिया मैंने, तो आप रख दो इसमें। इधर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी a स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी आपका मॉड ऑफ a स्क्वायर तो पहले से था, b की जगह भी मैंने a रख दिया है और इधर भी रख के सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा और 1/2 जो है वो cos में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो आपका इसके लिए आंसर हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, two forces F1 and F2 act on a body. F1 is double in magnitude to F2। तो देखो आपको जो है ऐसा कुछ पूछा गया है कि दो वेक्टर हैं F1 और F2, वो एक सिंगल बॉडी पे काम कर रहे हैं। F1 जो है उसका मैग्नीट्यूड डबल है दूसरे वाले के। तो मान लो मैंने F1 F2 दो माने, तो F1 की जो मोड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू F2 का मोड, है ना। मैग्नीट्यूड में जो F1 है वो F1 जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा F2 के। तो ऐसा कुछ कंडीशन आपको दे रहा है कि मान लो ये कुछ, अगर ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा F2, तो F2 अगर इतना छोटा है तो इसका डबल अराउंड हो जाएगा F1। तो कुल मिला के ये बात बता रहा है, बस आपको मैग्नीट्यूड डबल करने की बात को बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी दूसरी कंडीशन इसने दी है कि जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज इक्वल टू द लार्जर फोर्स। इन दोनों में से जो बड़ा फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, उन दो तो रिजल्टेंट उसके बराबर है। यानी कि अगर F1 F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं वो क्या है, R, तो वो R बराबर हो जाता है इन दोनों वेक्टर्स में से जो बड़ा था। तो अभी तो मैंने देखा, ये जो पहली वाली कंडीशन दी गई थी उसी में मतलब बता दिया गया था कि जो F1 है वो दुगना है F2 के, यानी कि F1 बड़ा हो गया ना, अभी F1 बड़ा हो गया F2 से ना। यहाँ देख लो पिक्चर में आपका F1 बड़ा है F2 से। ठीक, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो बराबर है मॉड ऑफ F1। ठीक, ये है। तो अब ये पूछ रहा है आपको कि द रिजल्टेंट ऑफ द, हाँ दे दिया गया, तो ये पूछ रहा है एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे क्या है। ठीक, वैल्यू रख दोगे सारी एक जैसी, यानी कि F2 रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज F1 जो है वो F2 जो है वो F1 के फॉर्मेट में हो जाएगा। पहली कंडीशन आपको दे दी गई है F1 इक्वल टू 2 ऑफ F2, तो आप डायरेक्ट रख लोगे और वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू नॉर्थ साइड। अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी दे दी गई है कि
नॉर्थ साइड पे ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर। तो ये देखो आपको ये दे दिया गया है, ये आप एक वेक्टर मान लो और ये आप नॉर्थ साइड पे 10 किलोमीटर चलते हो, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ पहुंचने के बाद वो 20 किलोमीटर किधर पे टर्न करता है, ईस्ट। तो यहाँ पे आप जब इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से आपने टर्न ले लिया किधर, ईस्ट। और इधर आप कितना चले, इधर आप चले 20 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अभी पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो अभी आपको पूछ रहा है फाइनल जहां पे पहुंच गया, यानी कि इस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से। तो मान लो अगर ये O है, A है, B है, ठीक। सो ये पूछ रहा है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना। और डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल पॉइंट जहाँ पे भी आप रीच किया दैट माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये जो आप यहाँ पे पहुँचे, ये और ये, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस तो यही है ना, यही तो है ना। तो ये अगर इनके बीच का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस तो है यहाँ पे क्या, r। क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये जो ये बात कर लें अगर इसकी हम एक वेक्टर 10 किलोमीटर वाला मान लें और एक ये 20 किलोमीटर वाली डिस्टेंस मान लें तो इन दोनों का, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर्स का जो 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 रिजल्टेंट आया वो यही r ही तो है ना, और यही डिस्टेंस तो आपको निकालनी है, ठीक। यानी कि इन दोनों वेक्टर का डायरेक्ट आप एडिशन कर दो और इनका जो आ जाएगा रिजल्टेंट वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और ध्यान देने वाली कि ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका है कितना, 90, ठीक है। लेकिन अब ये देखो डायरेक्ट, ठीक है, वो दोनों मेथड से कर सकते हैं, ट्रायंगल वाले से और पैरेललोग्राम से। लेकिन एक चीज़ मैंने और कर दिया, आप ऐसे डायरेक्ट कर लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इस वाले वेक्टर को या इस वाले वेक्टर को जो आपको 20 किलोमीटर वाला था वेक्टर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शिफ्ट करा सकते हैं। तो मैंने ये देखो इसको पैरेलल शिफ्ट के थ्रू नीचे ले आई हूँ और ये मैंने इधर बना लिया है। तो ये भी तो वही वेक्टर हो गया ना, ये अगर ये ए बी, ये यहाँ पे बी पॉइंट था तो ये भी यही आ गया ना। इसको मैं क्या करा, मैंने इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके मैं ले आई हूँ नीचे, तो इस वाले पॉइंट के साथ जोड़े। अभी देखो इसका टेल और इसका टेल दोनों मैच हो रहे हैं। अब मैंने बताया था कि अगर आप पैरेललोग्राम मेथड लगाओगे, अगर आपको पैरेललोग्राम मेथड लगाना है फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि टेल टू टेल होना चाहिए मैच, ठीक। तो टेल टू टेल करा दिया यहाँ पे, ये देखो आप टेल टू टेल हो गया। अभी पैरेललोग्राम मेथड लगा दो और ये वेक्टर निकाल दो। तो बस सीधा आप कर लो, यहाँ से r² = a² b² निकाल दोगे और एक आपका 10 दिया गया है तो उसका स्क्वायर कर दोगे 100 हो जाएगा, 20 वाले का स्क्वायर कर दोगे 400 मिल जाएगा, 400 + 100 हो गया 500, और r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्योंकि बिकॉज ये जो था ये आपका r² की वैल्यू थी, r की वैल्यू निकालोगे एंड दैट इज 10√5। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मुझे लगता है कितने 7-8 क्वेश्चन तो शायद किए हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतने से क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी मैं नेक्स्ट आपका वेक्टर से रिलेटेड ही कुछ लेके आऊँगी और आप तब तक प्रैक्टिस करिए आराम से। और कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। एंड प्लीज़ यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखना, तो मैं अगर अच्छा थोड़ा सा भी आपको समझाने में सफल हो पा रही हूँ, सो प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियोस और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में भी, और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलो यार, वो तो पहले ही कर लो, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।
खुश और आबाद रहने के चक्कर में पढ़ना मत भूलो यार। पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिए, उसमें हम आपको जो भी आपकी सहायता हो सकती है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए।